When do I start? Good morning, students. मैं डॉक्टर गायत्री यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक भूगोल पेपर पढ़ रहे हैं, जो कि ऑनर्स BA ऑनर्स पार्ट 2 का सेकंड पेपर है। इस पेपर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिभाषा और विषय क्षेत्र। भूगोल वातावरण एवं मानव में संबंध स्थापित कर पृथ्वी तल पर व्याप्त विविधताओं का वर्णन करने के साथ उनके भौगोलिक कारण भी स्पष्ट करता है, जिसके कारण आज क्षेत्रीय असमानताएं पृथ्वी पर दिखाई पड़ती हैं। अतः भूगोल का क्षेत्र अत्यंत व्यापक, अति विस्तृत एवं वैज्ञानिक है। वर्तमान युग में वृहत की अपेक्षा सूक्ष्म को या संपूर्ण की अपेक्षा विशिष्टता को अधिक महत्व दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल एक सूक्ष्म तरह की स्टडी है। भूगोल में आप लोग भौतिक एवं मानव भूगोल पढ़ते हैं, तो राजनीतिक भूगोल क्योंकि ये सभी देशों की बाउंड्रीज से और टेरिटरीज से गवर्न होता है, इसलिए राजनीतिक भूगोल में हम देशों की टेरिटरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक सूक्ष्म स्टडी है और एक सूक्ष्म भूगोल में एक सूक्ष्म प्रकार का भूगोल है, ऐसा हम इसके लिए कह सकते हैं। वर्तमान काल में भूमंडल का सभी क्षेत्र किसी न किसी राजनीतिक इकाई से संबद्ध है और राजनीतिक इकाई या राज्य पूर्णतया भौगोलिक वातावरण पर निर्भर है। एक राज्य या राष्ट्र का जीवन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आर्थिक साधन या शक्ति संपन्नता किसी भी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक वातावरण द्वारा प्रभावित होता है, नियंत्रित एवं निर्धारित होता है। राजनीतिक भूगोल का अध्ययन ग्रीक और रोमन काल से राज्य को प्राकृतिक वातावरण से संबंध मानकर किया जाता रहा है, किंतु विश्व युद्ध के समय राजनीतिक गतिविधियों का भौगोलिक पर्यावरण में अध्ययन करने के प्रचलन से इसका अधिक विकास हुआ। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल का विकास प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के समय में हुआ, जब इसका ओरिजिन यूरोप में हुआ, जब यूरोप में जमीन कम पड़ रही थी कुछ देशों के पास, और उन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए, या यूं कहिए अपनी भूमि को बढ़ाने के लिए राजनीतिक भूगोल शब्द कॉइन किया या शब्द बनाया, और उससे फिर यह राजनीतिक भूगोल की शाखा चल पड़ी। आज राजनीतिक भूगोल एक महत्वपूर्ण एवं विकसित शाखा है, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रखती है। टेलर ने राजनीतिक भूगोल को परिभाषित किया है। वे कहते हैं कि भौगोलिक सामाजिक विज्ञान है, जिसकी राजनीतिक भूगोल एक प्रमुख शाखा है। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है, जिसकी राजनीतिक भूगोल एक प्रमुख शाखा है। अब हम राजनीतिक भूगोल की अन्य परिभाषाएं पढ़ते हैं जो अन्य विद्वानों ने दी हैं। तो सबसे पहले 1756 में कांट ने राजनीतिक भूगोल को परिभाषित किया और उन्होंने कहा कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक इकाइयों के संबंध एवं उनकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करता है। कांट का मतलब है कि राजनीतिक इकाइयों के संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो हैं, और जो देश हैं उनके नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, इसकी स्टडी को राजनीतिक भूगोल करता है। एनजे पॉन्ड ने 1963 में पॉलिटिकल ज्योग्राफी को परिभाषित किया। उनके अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, विस्तार एवं उनके कारणों से संबंधित है, जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। अर्थात राजनीतिक भूगोल राज्य से संबंधित होता है। राज्य माने स्टेट या नेशन या देश से संबंधित होता है,
जिसके विशिष्ट कार्य जनसंख्या पोषण और उसकी रक्षा करना है। कोई भी राज्य, राज्य का मतलब यहाँ देश, कोई भी जो देश है वह देश अपनी जनसंख्या का पोषण करने की कोशिश करता है और अपनी जनसंख्या के पोषण के लिए उसको दूसरे देशों से भूमि या फिर कोई सामान का इंपोर्ट वगैरह ये सब करना होता है। तो उनके आपसी जो संबंध है उसके कारण वो उसके लिए उसको इन्होंने एनजे पॉन्ड ने उसको पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा। इसके लिए राज्यों को प्राकृतिक और आर्थिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा राज्य के संसाधनों पर ही राज्य का विकास और शक्ति निर्भर करती है। कार्लसन 1958 कार्लसन ने ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर परिभाषा दी कि राजनीतिक भूगोल पृथ्वी एवं राज्य के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। यह राज्यों में भौगोलिक संबंध व्यक्त करता है। राजनीतिक भूगोल में भौगोलिक वातावरण के तत्व एवं राज्य से संबंध को व्यक्त किया जाता है। राज्य के भौगोलिक वातावरण का प्रभाव समय और स्थान के संदर्भ में राज्य पर पड़ता है, क्योंकि समय के साथ साधनों और जनसंख्या में तथा राजनीतिक स्वरूप में अंतर आ जाता है और स्थान की दृष्टि से प्रत्येक राज्य के प्राकृतिक स्वरूप एवं आर्थिक स्वरूप में भिन्नता होती है। कार्लसन ने जो पृथ्वी पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनके ऊपर किसी भी देश को निर्भर बताया और जितने नेचुरल रिसोर्सेज किसी देश में होंगे या प्राकृतिक संसाधन किसी देश में होंगे उसी हिसाब से जनसंख्या सक्षम होगी या फिर जनसंख्या का जो आर्थिक स्तर है वो होगा। रिचर्ड हार्टशॉन 1960 रिचर्ड हार्टशॉन ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से ये जनसंख्या दी है। राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों का पृथ्वी तल पर व्याप्त विभिन्न लक्षणों से संबंध स्थापित कर अध्ययन करता है। राजनीतिक भूगोल पृथ्वी तल पर व्याप्त प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय समानताओं और असमानताओं के साथ ही राजनीतिक स्वरूप में व्याप्त विविधताओं का भी अध्ययन करता है, क्योंकि राजनीतिक भिन्नता का कारण ही अंततः वातावरण की भिन्नता होती है। उनके अनुसार अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या का निवास अलग होने से और उनकी राजनीतिक भिन्नता होने के कारण ही उनका राजनीतिक भिन्नता इसलिए अलग होती है क्योंकि उनके वातावरण या फिर नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल एनवायरनमेंट भिन्न होता है। लुई एम अलेक्जेंडर 1966 वर्ल्ड पॉलिटिकल पैटर्न। लुई एम अलेक्जेंडर के अनुसार राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों को पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करता है। ए.ई. मूडी 1963 ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स। ए.ई. मूडी के अनुसार राजनीतिक भूगोल का अध्ययन वर्तमान दशाओं से संबंधित होता है, किंतु भूतकाल इन घटनाओं को आज अवस्थित स्वरूप के परिवर्तन के रूप में ध्यान में रखा जाता है। मूडी ने ऐतिहासिक अध्ययन को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि वर्तमान राजनीतिक दशाओं का अध्ययन यद्यपि राजनीतिक भूगोल का उद्देश्य है, किंतु यह दशाएं अपना इतिहास रखती हैं। यदि हम ए.ई. मूडी को समझें तो उन्होंने किसी भी देश के इतिहास को महत्वपूर्ण बताया उस देश के ओरिजिन में या उस देश के आज की स्थिति में होने का एक इतिहास बताया और उन्होंने यह कहा कि इतिहास जो है उस किसी देश का इतिहास है वो वहाँ की राजनीतिक दशाओं को अफेक्ट करता है या राजनीतिक दशाएं उसके अनुसार होती हैं। रिचर्ड मूर 1975 मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफी। रिचर्ड मूर कहते हैं राजनीतिक भूगोल राजनीतिक एवं भौगोलिक उपक्रमों के मध्य स्थानगत अथवा क्षेत्रीय अंतर संबंध को स्पष्ट करता है। एक क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण वहां की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप एवं सफलता
व असफलता को प्रभावित करता है तथा राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल राज्य की सीमा, क्षेत्र एवं संसाधनों से संबंधित एवं राजनीतिक क्रियाओं का मानव और आर्थिक भूगोल पर पड़ने वाले प्रभावों को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी राजनीतिक भूगोल की परिभाषाएं। ये आपका पहला टॉपिक है राजनीतिक भूगोल में, और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाया करता है। आपके सेक्शन ए में से एक क्वेश्चन अक्सर राजनीतिक भूगोल की परिभाषाओं के ऊपर आता है। परिभाषाओं में भले ही हम परिभाषाओं को समझ लें, लेकिन हमें उनको जिस भूगोलवेत्ता की परिभाषा है उसको उसी तरह से हमको याद करना होता है। इसलिए आप लोग कुछ मुख्य भूगोलवेत्ताओं की राजनीतिक भूगोल की जो परिभाषाएं दी हुई हैं उनको आप एज इट इज लर्न कर लें, यानी जो उनके शब्द हैं उन शब्दों को एज इट इज याद कर लें और उनको समझ लें। और ये एक क्वेश्चन के रूप में अक्सर आता रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, तो आप इनको पढ़ लें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।